नमस्कार जी सभी को। आज मैं ले आई हूँ अगला लेक्चर क्रिस्टलोग्राफी पे। तो क्रिस्टलोग्राफी की ही फील्ड में हमने क्रिस्टल्स क्या होते हैं, क्रिस्टलोग्राफी क्या है और कौन कौन से वेरियस पैरामीटर्स हैं विच वी नीड टू डिस्कस क्रिस्टल्स, वो सब हमने डिस्कस किया। और वी ऑल्सो डिस्कस द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिस्टलोग्राफी कि यूनिट सेल क्या होती है, प्रिमिटिव सेल क्या होती है, सब हम डिस्कस कर चुके हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्रिस्टल ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा टॉपिक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसको छोटा समझकर मत इग्नोर कर दीजिएगा, अदरवाइज ये गाना गाने लग जाएगा, छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे। तो बिल्कुल ठीक कि मतलब चाहे ये टॉपिक छोटा ज़रूर है लेकिन इसका बहुत ही बड़ा रोल है क्रिस्टलोग्राफी के अंदर। सो विदाउट क्रिस्टल ट्रांसलेशनल वेक्टर्स वी कैन नॉट मूव अहेड इन द फील्ड ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। सो होता क्या है कि देखिए, जब हम क्रिस्टलोग्राफी के अंदर क्या बात कर रहे हैं कि हमें क्रिस्टल के अंदर के एटम्स को लोकेट करना है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, हमने लैटिस की बात की, हमने बेसिस की बात की, हमने ये कहा कि लैटिस के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स हैं ऑफ आइडेंटिकल सराउंडिंग्स, दे आर अरेंज्ड एंड इन आइडेंटिकल एनवायरनमेंट, ये सब बातें हमने की। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर एटम आइडेंटिकल सराउंडिंग्स में है, इसका डिस्टेंस कितना है, मुझसे लेना है वो डिस्टेंस या किसी और पॉइंट से लेना है, क्योंकि रेफरेंस आल्सो मैटर्स। तो ये जो सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें स्टिमुलेट कर रही थी एक ऐसी चीज़ की तरफ दैट वी आर इन द नीड ऑफ सम कोऑर्डिनेट सिस्टम इन द फील्ड ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। जस्ट लाइक जैसे कि मैकेनिक्स के अंदर आप लोग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, वन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, अनदर इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड थर्ड वन इज कॉल्ड जेड एक्सिस, to know to locate the atoms where they are present. So exactly in the same way we are going to discuss coordinate system in case of crystallography. So a coordinate system is required to represent lattice points in space too. All the lattice points can be generated by translating 3 non-coplanar unit vectors and we call them translational vectors. जैसे कि इनका नेम है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन करना मतलब चेंज करना, एक जगह से दूसरी जगह पर अगर मैं चली गई हूँ तो मेरी पोजीशन चेंज हो गई है, उस चेंज को आप कैसे मेजर करेंगे, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। सो यू विल से दैट जो ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं, ये ट्रांसलेशनल वेक्टर्स जिस तरीके का रोल पोजीशन वेक्टर्स प्ले करते हैं मैकेनिक्स के अंदर, एग्जैक्टली सेम इज प्लेड बाय ट्रांसलेशनल वेक्टर इन केस ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। तो आप कहेंगे कि एक क्रिस्टल ट्रांसलेशनल वेक्टर में यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दे रही हूँ, ट्रांसलेशन वेक्टर इज अ वेक्टर, इतना तो हम सबको समझ आ रहा है कि ये वेक्टर ही होगा, कंटेनिंग 3 नॉन कोप्लानर यूनिट वेक्टर्स। जस्ट लाइक जैसे आप उधर आई कैप, जे कैप, के कैप, उनको यूनिट वेक्टर्स मानते हैं, उनको आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शंस मानते हुए अपना मैं कहूँ कि पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस खड़ा कर लेते हैं। सो एग्जैक्टली इन द सेम वे क्रिस्टलोग्राफी में भी यूनिट वेक्टर्स होंगे। तो उनकी टर्म्स में हम जब लोकेशन मेजर करते हैं, ट्रांसलेशन वेक्टर इज अ वेक्टर कंटेनिंग 3 नॉन कोप्लानर यूनिट वेक्टर्स used to locate a particular point in space lattice। तो स्पेस लैटिस के अंदर किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, उस पॉइंट पे एटम, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी हो सकता है, तो उस पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपको जिस वेक्टर की जरूरत पड़ती है इन टर्म्स ऑफ 3 फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, बिकॉज ऑन बोर्ड आई कैन ड्रॉ ओनली 2D स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर में नहीं ड्रॉ कर पाऊंगी। सो 2D स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करती हूं तो आई एम गोइंग टू कंसीडर अ लैटिस। मान लीजिए यहाँ पर ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ये किसी लैटिस को डिनोट कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ 2D लैटिस, 2 डायमेंशनल लैटिस मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ। सो इन दिस लैटिस
what we are going to see will be the translation vector. अब देखिए, क्योंकि अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रही हूँ, नेचुरली आई विल नीड अ रेफरेंस पॉइंट. मुझे एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए जिसको हम वहाँ पर मैकेनिक्स में क्या बोलते थे, ओरिजिन. तो वही ओरिजिन मुझे यहाँ पे भी चाहिए. किसी भी पॉइंट में, एनीवेयर आई कैन चूज. मान लीजिए मैंने इस पॉइंट O को अपना ओरिजिन माना. उसके बाद मुझे जैसे वहाँ पर आई कैप, जे कैप, के कैप एक यूनिट वैक्टर्स थे. जो आई कैप था वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बताता था, जे कैप वाई एक्सिस की, और के कैप हमें जेड एक्सिस की डायरेक्शन बताता है. एग्जैक्टली सेम मुझे यहाँ पर भी वही फंडामेंटल यूनिट वैक्टर्स चाहिए. तो वो फंडामेंटल यूनिट वैक्टर्स, मान लीजिए मैंने इस डायरेक्शन के अंदर यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को आई हैव डिनोटेड इट बाय ए वैक्टर. आप इसको ए वैक्टर भी लिख सकते हैं, सीधा ए भी लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड शो कर रहे हैं. एंड ऑन दिस साइड आई हैव रिप्रेजेंटेड इट बाय बी वैक्टर. और अगर आपको 3D लेना है तो इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पर थर्ड डायरेक्शन, यहाँ पर मैं क्या ले लूँगी, सी वैक्टर ले लूँगी इन 3D. तो अब देखिए ये जो ए बी हैं, ये जो ए बी हैं, दीज आर बेसिकली टर्म्ड एज फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वैक्टर्स. क्योंकि ये भी ट्रांसलेशन वैक्टर्स ही हैं, ये भी मुझे ट्रांसलेशन बताएंगे. लेकिन इसमें और इसमें आप कंफ्यूज ना हो, दैट इज वाई यू मे कॉल इट फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वैक्टर्स. आप इनको फंडामेंटल यूनिट वैक्टर्स कह सकते हैं, आप इनको बेसिक वैक्टर्स कह सकते हैं, आप इनको बेसिस वैक्टर्स भी कह सकते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ नेम्स. जैसे आप लोगों के घर में चिंटू, मिंटू, पिंटू, पता नहीं कितने कितने नेम होते हैं, तो इनके भी बहुत सारे नेम्स हैं. सो यू कैन यूज दैम. तो आप किसी को भी यूज कर सकते हैं. और ओ मैंने ओरिजिन मान ही लिया है. अब टू ऑब्टेन एनी पॉइंट P मुझे क्या करना होगा, एक वेक्टर ड्रॉ करना होगा. किसी भी पॉइंट P को, लेट अस सपोज ये वाला है पॉइंट P. मुझे इस एटम, इस पॉइंट की मुझे लोकेशन पता करनी है कि ये पॉइंट कहाँ पर है. तो मैंने क्या किया, यहाँ से जस्ट लाइक जैसे आप एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया करते थे, आपने इसको ड्रॉ कर दिया. अब ध्यान से देखिए, ये जो P है अलोंग दिस साइड, मैंने, आप लोग जैसे पहले किया करते थे कि ये आपका एक्स एक्सिस है जी, ये आपका वाई एक्सिस है जी, एग्जैक्टली सेम. और आप लोग क्या करते थे, इंटरसेप्ट लेने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इधर ड्रॉ किया. तो मैंने बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी पे यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. अब देखिए A प्लस A, मुझे यहाँ तक आने के लिए A को कितनी बार यूज करना पड़ा, 3 टाइम्स. सो मैं इसको क्या लिखूंगी, 3A वैक्टर. ये इसको मैं बोल देती हूँ T, ट्रांसलेशन वैक्टर. इट विल बी रिटन एज 3A वैक्टर. सो एग्जैक्टली सेम मैं यहाँ से इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी. तो मुझे ये B कितनी बार रिपीट करना पड़ा, 2 टाइम्स. सो आई कैन राइट इट 2B. जस्ट लाइक आप एक्स आई कैप वाई जे कैप लिखते थे, 3A प्लस 2B. मतलब क्या है, A और B के कुछ इंटेग्रल मल्टीपल्स मेरे पास यहाँ पर आ गए हैं. इसको इन जनरल आई कैन राइट T is equal to N1A plus N2B. N1 times A is appearing, A is repeating itself, and N2 times B is repeating itself. तो ये N1 N2 क्या हो गए, इनके इंटरसेप्ट्स हो गए. ये N1 N2 इंटीजर्स मुझे जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं. सो ये जो मेरे पास एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन हो गई है, T वैक्टर इज इक्वल टू N1A प्लस N2B इज टर्म्ड एज ट्रांसलेशन वैक्टर इन 2 डायमेंशंस. अगर मुझे इसको 3 डायमेंशंस में लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई विल राइट N1A प्लस N2B plus N3C and this is termed as translation vector in 3 dimensions. तो ये था कॉन्सेप्ट ट्रांसलेशन वेक्टर का. लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा पॉज देना पड़ेगा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी. आई कैन जनरेट द होल क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस बाय यूजिंग सिंपल ट्रांसलेशन ऑपरेशन. अब ये ट्रांसलेशन ऑपरेशन क्या भला है, क्योंकि अगर मैं ट्रांसलेशन ऑपरेशन समझाने जा रही हूँ तो उससे पहले मुझे ट्रांसलेशन वेक्टर की 2 टाइप्स डिस्कस करनी होंगी. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन वेक्टर्स. ये जो ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं. सो टाइप ऑफ ट्रांसलेशन वेक्टर में मैं कहूँ कि ये 2 भाई कह लीजिए, 2 बहनें कह लीजिए, भाई बहन कह लीजिए, आपकी मर्जी है. सो दीज आर ऑफ 2 टाइप्स. प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स होते हैं. प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर comes under 1 category and I may say non-primitive translation vectors come under the 2nd category. Non-primitive translational vectors. These come under the 2nd category. अब देखिए ये जो मैंने जनरल एक्सप्रेशन लिखी है T की, मुझे पता है कि ये T जो है इट इज रिटन एज N1A प्लस N2B प्लस N3C.
और ये जो n1, n2, n3 है, अभी हमने 2 मिनट पहले देखा कि ये जो n1, n2, n3 थे, दीज वर इंटीजर्स। अब ये हमेशा इंटीजर्स हों ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब कहेंगे ये तो इंटीजर ही होगा, या हम 2 टाइम्स जंप करेंगे, 3 टाइम्स जंप करेंगे। अगर मेरे पास लैटिस कॉम्प्लिकेटेड हुआ थोड़ा सा तो ज़रूरी नहीं है कि ये इंटीजर्स ही रहें। अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये सब कुछ। तो देखिए, अगर ये n1, n2, n3 इंटीजर्स हैं, इफ़ द ट्रांसलेशन वैक्टर कंटेन्स इंटेग्रल कोफिशिएंट्स ऑफ बेसिस वैक्टर्स, देन वी कॉल इट प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वैक्टर्स। आई एम गोइंग टू रिपीट, आप जस्ट नोट कीजिए और आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। इफ अ ट्रांसलेशन वैक्टर कंटेन्स इंटेग्रल कोफिशिएंट्स ऑफ फंडामेंटल बेसिक वैक्टर्स, देन वी कॉल इट प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वैक्टर्स। यानी कि ये जो n1, n2, n3 हैं, इफ दीज आर इंटीजर्स, मतलब इनकी वैल्यूज 1, 2, 3 अगर इस तरीके की होंगी, ये इंटीजर्स आए, अगर इनकी वैल्यूज इस तरीके की होंगी, तब हम कहेंगे कि ये प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वैक्टर है भैया। और अगर ये वैल्यूज नहीं है इंटीजर्स, मतलब ये जो n1, n2 एंड n3 हैं, इसकी इसी डेफिनेशन को आप इधर लिख देंगे कि इफ अ ट्रांसलेशन वैक्टर कंटेन्स नॉन इंटेग्रल कोफिशिएंट्स ऑफ फंडामेंटल बेसिक वैक्टर्स, देन वी कॉल इट नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वैक्टर। और ये जो n1, n2 ये फ्रैक्शंस में होंगे, 1/2, 3/2 एंड 1/3, एनीथिंग। अगर ये फ्रैक्शंस में हैं, इफ दीज आर नॉन इंटीजर्स, देन इनसे बनने वाले, इनसे पैदा होने वाले ट्रांसलेशन वैक्टर को हम क्या कहेंगे? नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वैक्टर्स। मुझे पता है आप लोगों के ऊपर से निकली होगी बात, आपको नहीं समझ आई होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये किस तरीके से हो सकते हैं। तो देखिए, अभी मैं आपको समझाऊं कि समटाइम्स हम लोगों को ट्रांसलेशन ऑपरेशंस, मेरे पास ऑलरेडी, जैसे आप लोगों को पता है कि मैकेनिक्स के अंदर आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ये होता है। एग्जैक्टली से मैंने यहाँ पर भी मान लिया कि मुझे पता है। तो देखिए, मैंने पहले एक सिंपल लैटिस कंसीडर किया। आई एम गोइंग टू जनरेट अ वेरी सिंपल लैटिस जिसमें आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमेट्री नज़र आ रही है। 2 डायमेंशनल लैटिस मैंने कंसीडर किया है। 3D इसी तरीके से बन सकता है, 2D को अंडरस्टैंड करना आसान है, दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस वन। तो देखिए, ये एक मैंने बड़ा सिंपल सा लैटिस जनरेट कर लिया है। अब इस लैटिस के अंदर अगेन जो मेरा ओरिजिन है, दिस इज O एंड दिस वन, ये A मेरा क्या है? फंडामेंटल बेसिक वेक्टर, एंड दिस इज ऑल्सो फंडामेंटल बेसिक वेक्टर। और मुझे पता है ये वाला R जो है, देखिए R यहाँ से A डिस्टेंस पे, यहाँ से B डिस्टेंस पे, तो ये जो मेरा R वेक्टर है, दिस इज बेसिकली A वेक्टर प्लस B वेक्टर, जिसको मैं यूनिट ट्रांसलेशन वेक्टर भी कह सकती हूँ कि यहाँ पर इन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज क्या है? 1 and 1 है। तो इसकी टर्म्स में जब मुझे आ गया, अब देखिए, जब मैं से एक वेक्टर में अपना पता कर चुकी हूँ, वाई विल आई इंडल्ज माई सेल्फ इन द मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशंस एंड मैथमेटिकल एनालिसिस। मीन्स अगर मुझे किसी अगले पॉइंट पे चलना है और मैं R तक ऑलरेडी पहुँच चुकी हूँ, तो मैं दोबारा O से क्यों अपनी जर्नी स्टार्ट करूँगी? तो मैं इस R को कंसिडरेशन में लेते हुए अपना अगला काम स्टार्ट कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मुझे मान लीजिए कि किस पॉइंट तक हमें पहुँचना है। सपोज वी आर गोइंग टू रीच अप टू दिस पॉइंट, मुझे इस पॉइंट P की अब लोकेशन पता करनी है। तो आपको पता है इसी ओरिजिन O से आप कुछ इस तरीके से चलेंगे। अब आपके पास तरीका क्या है कि आप लोग इधर से इंटरसेप्ट ड्रॉ करेंगे, इधर से ड्रॉ करेंगे। अब चाहे तो आप इस ओरिजिन से देखिए, अब देखिए, जब आप ओरिजिन से देखेंगे A प्लस A प्लस A प्लस A, तो 4A चलना पड़ा। अब इधर से B प्लस B प्लस B, तो आपको 3B चलना पड़ा। जबकि मैं R डिस्टेंस मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, मैं इधर से A इधर से B ऑलरेडी आगे बढ़ चुकी हूँ। तो अब जो मेरे पास मेरा नया इसका जो पोजीशन वेक्टर, इसका जो मैं कहूँ कि लोकेशन वेक्टर मेरे पास आएगा R डैश, वो क्या होगा? मैंने R के टर्म्स में लिखना है। R मेरे पास ऑलरेडी है, मतलब मैं इधर से A तक और इधर से B तक ऑलरेडी चल के आ चुकी हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी R प्लस, इस R से मुझे कितना आगे बढ़ना है? तो देखिए 1 + 1 + 1, तो A प्लस A प्लस A, तो 3A हम इधर आगे बढ़े, और B प्लस B 2B हम इधर आगे बढ़े, तो 3A प्लस 2B। ये जो 3A प्लस 2B है, मैं इसको इस R से आगे का ट्रांसलेशन वेक्टर मानूं, तो R डैश इज इक्वल टू R प्लस T। अब यहाँ पर मेरा जो ट्रांसलेशन वेक्टर है T, ये किसके इक्वल हुआ? 3A प्लस 2B। दिस इज माई ट्रांसलेशन ऑपरेशन अप्लाइड ऑन दिस पॉइंट P विद रेफरेंस टू दिस वेक्टर R। तो अब यहाँ पर देखिए 3A 2B इंटेग्रल कोफिशिएंट्स हैं, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर के साथ मैं डील कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब आइए इधर, जब मैंने कहा था कि लैटिस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो वो कैसे होगा, मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैटिस ड्रॉ करने जा रही हूँ। अब देखिए ध्यान से, पहले मैंने कुछ इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमेट्रीज वाले पॉइंट्स ड्रॉ किए। करी हुई चीज़ से ही हम आगे बढ़ेंगे, सिंपलेस्ट थिंग से ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों की तरफ जाना थोड़ा इजी रहता है। अब देखिए लैटिस में और कैसे ड्रा कर रही हूँ, मैंने स्लांटिंग सिमेट्री भी कंसीडर की है। सो आई एम गोइंग टू कंसीडरिंग दीज पॉइंट्स टू। थोड़ा सा लैटिस कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, थोड़ा ध्यान दीजिए दिस वन, लेकिन मेरा ओरिजिन भी वही है, मेरा ए वेक्टर ये भी वही है, बी भी वही है। मैं चीज़ों को बदलने में बिलीव नहीं करती, मैंने पुरानी चीज़ों के साथ एक अटैचमेंट बनाई हुई है, एक प्यार है, उनको ऐसा सच रखा हुआ है। अब देखिए जो मेरा आर वेक्टर है वो सपोज यहाँ से यहाँ तक, दिस वन इज आर वेक्टर। अब मुझे किसी ऐसे पॉइंट को चूज करना है, सपोज जो ये वाला पॉइंट है, मैं कहूँ मान लीजिए दिस वन, मान लीजिए ये जो P पॉइंट है मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो इस P पॉइंट तक पहुँचने के लिए मुझे फिर से देखिए यहाँ से वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, वही मेरा R डैश रहेगा। अब मुझे देखना है कि ये R डैश किसके इक्वल होगा। मैं इसकी नामकरण को एक बार इरेज कर देती हूँ, मिटा देती हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ। तो देखिए R वेक्टर मेरे पास ऑलरेडी था, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। मुझे एक नया वेक्टर चाहिए R डैश इस पॉइंट P के लिए। R ऑलरेडी मेरे पास है, मैं A और B तक ऑलरेडी मूव करके आ चुकी हूँ। अब देखिए जब आप यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ध्यान से देखिए कितना मूव हुए, इससे आगे की जर्नी A प्लस A बाय 2 मीन्स A प्लस A बाय 2, 2A प्लस A बाय 2, सो इट विल बिकम 5A बाय 2। यानी कि आप A की डायरेक्शन में कितना मूव हुए, 5A बाय 2। तो एग्जैक्टली सेम इधर जब मैंने ऐसे इंटरसेप्ट लेने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ऑलरेडी देखिए ये B तो आप पहले ही चल चुके हैं, इससे आगे B प्लस B बाय 2, सो B प्लस B बाय 2, इट विल बी 3 बाय 2 B, सो 3 बाय 2 B, ये हमारे पास आ गया। अब ये जो मेरा ट्रांसलेशन वेक्टर आया R डैश इज इक्वल टू R प्लस T, and here this T is equal to 5A by 2 plus 3B by 2। तो देखिए ये 5 by 2 and 3 by 2 क्या आ गए, नॉन इंटेग्रल कॉफिशिएंट्स। यही मैं समझाना चाहती थी कि अगर ट्रांसलेशन वेक्टर के अंदर जो कॉफिशिएंट्स हैं वो इंटेग्रल ना होकर, बेसिक वेक्टर के कॉफिशिएंट्स इंटेग्रल ना होकर नॉन इंटेग्रल होंगे तो हम उसको बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स। तो ये था कॉन्सेप्ट, बड़ा छोटा सा प्यारा सा ट्रांसलेशन वेक्टर्स का। अगर आपको ये समझ आ गया तो डेफिनेटली इसके बाद क्रिस्टलोग्राफी के अंदर लोकेशन, एटम्स को लोकेट करने में, उनको विजुअलाइज करने में यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। तो अगली कहानी हम डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच।